चलो सब बीजगणितीय योग के लिए आप चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये यहीं पे क्या है, मैं न्यूमेरिकल डाल दूंगा तो आपके काम आ जाएगी बात, चिन्ह परिपाटी। अब क्या, पहले बात करें धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, है ना। तो सब मैं यहां पे दिखाता हूं, ये सब एक प्रतिरोध है ना, कैपिटल आर, इसमें आपने धारा दिखा रखी है। आप पथ चूज करते हो, पथ लोगे आप, है ना। अभी आप क्या लोगे वो मैं आपको अभी सवाल से सब समझा दूंगा। ये आपने पाथ लिया, आपने पथ की दिशा धारा की दिशा में ली, यही कह दें शाखा में धारा की दिशा पथ की दिशा में है, तो आप आई आर को धन चिन्ह से दर्शाइएगा, क्लियर है ना। ये तो एक बता दिया। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं और इसी में दूसरी बात बता देता हूं, क्लियर। लेकिन यदि मान लीजिए यार ये आई, ये आपका लिया पथ, अब देखें आप धारा की दिशा और आपका लिया गया पथ अपोजिट है, विपरीत दिशा में है, तो धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल को ऋण चिन्ह से दर्शाइएगा। ये हो जाएगा सब बीजगणितीय योग धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का, क्लियर। अब आ जाओ बात करें सेल की, है ना। मैं बच्चों उस हिसाब से कर रहा हूं कि अपना सवाल यहीं पे बैठे, तो क्या है कि साथ में इसके साथ साथ देख के सवाल बैठ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सेल के लिए इधर लिख देता हूं, स्पेस बचाता हुआ चल रहा हूं मैं। अब आ जाओ बात सेल की कर लें। ये सब सेल की दो सिचुएशन हो सकती है, दोनों ले लेते हैं। विद्युत वाहक बल को मैंने इससे दर्शा देना है, ये दर्शा दिया। अब तो अपन समझ गए कि सेल में, अब देखो आपका पथ इस दिशा में भी लिया जा सकता है और आप पथ को इस दिशा में भी ले सकते हो, वो आपकी स्वतंत्रता, उसमें कोई, ये आपका पथ क्या है उसके लिए बस वेट कर लो न्यूमेरिकल का, है ना। पहले मेरे को सारी बात कह लेने दो, न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल से सारा सीन क्लियर कर दूंगा, है ना। अब आप देखो यदि पथ ऋणांक से धनात्मक की ओर जाता हो सेल में, छोटी प्लेट नेगेटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, अगर पथ नेगेटिव यानी ऋणांक से धनात्मक की ओर जाता है तो विद्युत वाहक बल के आगे धन चिन्ह लगा देना, और यदि पथ धनात्मक से ऋणांक जाता है तो विद्युत वाहक बल को ऋण चिन्ह से दर्शाना। ये सब चिन्ह परिपाटी कंप्लीट हो गई, क्लियर सब। अब मेरे द्वारा बताए जाने वाली बात महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे जो नियम बताया, मैंने क्या कहा, मैं आपको वापस बैक में ले जाता हूं, है ना। मैंने यूं कहा कि परिपथ के किसी बंद भाग में धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैंने जो बोला उस हिसाब से मैंने आपको चिन्ह परिपाटी क्लियर कर दी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कभी आपको इसी नियम को कोई दूसरे पर्सन से पढ़े, बुक से पढ़े, अलग अलग जगह, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर इसी नियम को दूसरे रूप में बोला जाए तो ये भी बोल सकते हैं, बंद परिपथ में विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, उसमें समेशन आई आर भी आ जाता है और समेशन ई भी आ जाता है। अब अपन तो इसी पे चलेंगे। मैं देखो एक लिख के मिटा देता हूं ना, तो सब ऐसे भी कह सकते हैं, मैं लिख के मिटा दूंगा, है ना, बस आप देख लेना।
ये टोटल पोटेंशियल हो गया है ना, विभवांतरों का बीजगणितीय योग है ना। तो ये सब बीजगणितीय योग नियम ये भी सही है कि परिपथ के किसी बंद भाग में विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है ये भी। लेकिन ध्यान रखना, फिर चिन्ह परिपाटी में अंतर आ जाएगा, फिर चिन्ह परिपाटी चेंज हो जाएगी। यानी क्योंकि अपना तो एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, इन्होंने तो दोनों एक साइड ले लिए। तो फिर जैसे मान लीजिए फिर ऐसे परिवर्तन आ जाएगा कि जैसे मैं कह रहा हूं कि साहब ये मैंने जो चिन्ह परिपाटी बताई, जैसे मैंने बताया कि आप धनाक से ऋणाक ले तो नेगेटिव लिखें ई को, फिर यहां पॉजिटिव लिखना पड़ जाएगा आपको। और मैंने कहा ऋणाक से धनाक पाथ है तो आप पॉजिटिव लिखें, फिर आपको नेगेटिव लिखना पड़ जाएगा। तो बात तो वही रही ना, मैंने तो एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, तो मेरा तो इक्वल के दूसरी तरफ पहले से ही चला गया। अब आप इक्वल के इधर उठा लाए तो आपकी चिन्ह परिपाटी चेंज हो जाएगी। तो सब ये जो सेकंड है ये भी किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि परिपथ के या जाल के किसी बंद भाग में विभवांतरों का कुल बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। सही, लेकिन फिर चिन्ह परिपाटी चेंज हो जाती है। मैं मानता हूं कि जो अपन ने ली है वो चिन्ह परिपाटी से सवाल करना आसान हो जाता है वनस्पति के। तो अपने को खैर एक ने एक डिसीजन तो लेना ही होता है दोनों में से कि साहब ये लें या वो लें। तो आप तो इसी पर फोकस हैं, इसी को लिखें आप, है ना, कंफर्टेबली, और इसको लिख रहे हैं तो फिर आप चिन्ह परिपाटी ये वाली यूज करें। अब इसमें सब नियम, अभी मूल बातें, नियम पूछ ले तो नियम आपको बता ही देना है। चिन्ह परिपाटी आपको नहीं बतानी है कहीं भी, आपसे कोई चिन्ह जब नियम पूछेगा तो आप चिन्ह परिपाटी वगैरह नहीं बताएंगे, बस नियम बोला या नियम लिखा और उसका मैथमेटिकल शेप लिख के क्लोज कर देंगे, है ना। लेकिन अब पूछने वाले में दूसरा कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे द्वितीय नियम किस मूलभूत नियम पर आधारित है या मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है, तो इसको नोट डाउन कर लो, 2 बार बोलूंगा मैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह एक बात यह भी समझ लेना चाहिए कि किरचॉफ के दोनों नियम कभी असत्य हो ही नहीं सकते। उसका रीजन है दोनों मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। अंत में तीसरी बार और बोलूंगा, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उपयोग बंद परिपथ के लिए ही कर सकते हैं, खुले परिपथ के लिए नहीं, इसीलिए इसको लूप का नियम भी कहा जाता है। ये सब दोनों नियम क्लोज। अब प्रथम नियम तो आपको कंफर्टेबली समझ में आ जाता है ना, उसके उदाहरण भी सर। अब द्वितीय नियम में अभी तक आप कंफ्यूज हैं, तो द्वितीय नियम का कंफ्यूजन एक सवाल से मैं निकालता हूं। अब आप क्वेश्चन पे फोकस हो, देखो आप, है ना। अब ये क्वेश्चन आपका द्वितीय नियम क्लियर कर देगा, फिर अपन कुछ और सवाल लेंगे ना। देखो साहब, एक सर्किट जब द्वितीय नियम का यूज कर रहे हो आप तो सर्किट अच्छा बड़ा बनाओ। एक बात मैं और बता देता हूं, इसके 5 सवाल करो, 10 करो, है ना, ठीक है। अपन वेरिएशन लेंगे सवालों में, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अपन सर्किट को फाइनल कर रहे हैं, फिर अब व्हीट स्टोन वगैरह अन्य चीजें पढ़ेंगे ना। तो मैं वेरिएशन ले लूंगा क्वेश्चंस में, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि ये मैं जो एक सवाल कर रहा हूं, इस एक को करो चाहे 10 को करो, सेम मेथड है, सेम तरीका है ना। मैं आप दूसरा करूंगा तो भी यही रहेगा, तीसरा करूंगा तो भी यही रहेगा, नो चेंज एट ऑल। इससे मैं एक को बड़े तरीके से आपको डिटेल में समझाता हूं ना। तो सब ये एक सर्किट है, इसमें ये सब रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा दिया, है ना।
ये रेजिस्टेंस 3 ओम का लगा दिया, ये रेजिस्टेंस 5 ओम का लगा दिया, है ना। सप्लाई दे दी, यहां 6 वोल्ट की सप्लाई दे दी, यहां 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी और ये सर्किट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये आपसे क्या पूछता है, इसका क्वेश्चन को चेक करो। ये आपसे कहता है 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम, इसमें धारा का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल। तो हम 5 ओम में धारा बताएंगे, 2 ओम में धारा बताएंगे, 3 ओम में धारा बताएंगे। इस एक क्वेश्चन को भी बॉस अगर आप ढंग से देख लोगे, दूसरा कराएंगे तो भी यही रहेगा, तीसरा कराएंगे तो भी यही रहने वाला है, नथिंग न्यू। समझ गए सर। अब आप धारा की सप्लाई किससे लेना चाहते हैं बोलो? 12 वोल्ट से, कोई दिक्कत नहीं। 6 वोल्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिससे भी चाहें, है ना। इस सवाल को 3 वेरिएशन से करो आप। जब 3 वेरिएशन से एक से आंसर आएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप समझ जाओगे और किरचॉफ का नियम और सर्किट सोल्व करना आपको आ जाएगा। इस एक सवाल पे पीछे पड़ जाओ आप। भाई आप चाहते हो कि मैं केवल 12 वोल्ट से ही धारा निकलवाऊं, ठीक है, निकलवा देता हूं। 6 वोल्ट से नहीं निकलवाऊं। आप चाहते हो कि नहीं 6 वोल्ट से ही धारा निकलवाओ, 12 वोल्ट से मत निकलवाओ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हैं कि दोनों से ही धारा निकलवाओ, मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे चाहेंगे मैं वैसे करने को तैयार हूं। जैसे चाहेंगे, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। मैं उसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हूं। और सीधी सी बात है, ये फ्रीडम ऑफ किरचॉफ लॉ है। ठीक है, चलो साहब, अपने दिमाग में विचार आता है कि यार अपन केवल 12 वोल्ट से धारा निकलवाएं। ठीक है, चलो सब 12 वोल्ट से धारा निकलवाओ। कितनी धारा निकाली? आई। ये चली सब धारा यहां आई। प्रथम नियम सचेत करेगा आपको, क्योंकि अब क्या आ चुकी, संधि आ चुकी है। तो धारा का डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रथम नियम से ही करना पड़ेगा। प्रथम नियम आपको अलर्ट करेगा। प्रथम नियम बोलता है कि जितनी धारा आई उतनी जानी चाहिए। क्लियर? तो सब अब आपको आगे 2 शाखाओं में धारा लिखनी है। मान लीजिए इसमें मैंने धारा भेज दी I1, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। I में से I1 धारा मैंने यहां भेज दी, तो कितनी बची? रिमेनिंग करंट कितनी है? I माइनस I1। तो शेष धारा कहां जाएगी? I माइनस I1, ये जाएगी साहब 3 ओम में। अब आपको क्या क्या बताना है? I बताना है, मतलब 5 ओम में धारा। I1 बताना है, यानी 2 ओम में धारा। I माइनस I1 यानी 3 ओम में धारा। बस यही बताना है और कुछ नहीं बताना आपको। क्लियर है ना? तो सब ए पे चेक करो, कितनी गई? I माइनस I1 प्लस I1 यानी I गई, और कितनी है पर आई? आई। प्रथम ने बिल्कुल करेक्ट। इससे धारा निकलवानी नहीं, अपना मूड है, अपना मूड है, अपना मूड है ना। मजेदार बात। वापस संधि आएगी बी। अब देखो टोटल कितनी आती है। इधर से तो आएगी I माइनस I1, वो आ रही है, और इधर से आ रही है I1। टोटल कितनी हुई? I माइनस I1 प्लस I1 इज इक्वल टू I।
तो यहां पर टोटल कितनी करंट आती है? आई। तो यहां से टोटल कितनी जानी चाहिए? आई। अब देखो 12 वोल्ट के सेल के धनात्मक से कितनी धारा चली थी? आई। और ऋणात्मक पर कितनी आ गई? आई। इसका मतलब प्रथम नियम बिल्कुल सक्सेसफुली लग चुका है। धनाग्र सेल का जितनी धारा देता है ऋणाग्र उतनी ही रिसीव करेगा, है ना? तो प्रथम नियम पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर मान लो ये धारा I1 होती या कुछ और होती तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपने प्रथम नियम को सही नहीं लगाया है। प्रथम नियम आप सही नहीं लगा पा रहे, है ना? अगर धनात्मक से निकलने वाली और ऋणात्मक पर आने वाली धाराएं समान नहीं है तो सब प्रथम नियम तो सक्सेसफुली लग गया। अब द्वितीय नियम पे आओ। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए I और I1, फिर I माइनस I1 तो ले लेंगे, तो 5 ओम में धारा, 2 ओम में धारा और 3 ओम में धारा। इसके लिए द्वितीय नियम में आप लूप पकड़ेंगे। लूप पकड़ लो, ये पहला लूप पकड़ लिया। ये लूप 1 पकड़ लिया सब, इसको 1 बोल देता हूं, ठीक है? अब लूप 1 में आपने डॉट डॉट में देखा एक बनाते हुए मुझे, है ना? क्लियर? अब आपको अपना पथ चुनना है, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो। आपको अपना पथ में देखो, फ्रीडम ऑफ किरचॉफ लॉ, ऐसी फ्रीडम मैंने आज तक किसी लॉ में देखी नहीं। आप क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं, दोनों में से जो भी एक ही लेंगे। एक ही लूप में दो हो ही नहीं सकता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलो सब क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ये क्लॉकवाइज ले लिया, ले लिया, है ना? ये आपने लूप में जो डायरेक्शन ऑफ लूप है, लूप आपको चूज करना है। 2 लूप है ना? हमें I और I1 के लिए 2 इक्वेशन बनानी और 2 इक्वेशन के लिए 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, है ना? क्लियर? द्वितीय नियम समीकरण प्रदान करता है। द्वितीय नियम की इंपॉर्टेंस प्रथम से ज्यादा है। द्वितीय नियम सारा चिट्ठा खोल के रख देगा, इससे द्वितीय नियम पर ज्यादा ध्यान से, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं, है ना? अब सब द्वितीय नियम लगाओ लूप 1 में, है ना? मैं चाहता हूं इसी पेपर पर ये हो जाए, तो लूप 1 से, है ना? ये थोड़ा सा मैं क्या है, थोड़ा कंजस्टेड होकर लिखना पढ़ चाहता हूं, ताकि क्या है, इसी एक पन्ने पे, इसी पेज पर सवाल का आंसर आ जाए ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा, मेरे को भी बार बार पढ़ना नहीं पड़ता। लूप 1 में चलो, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। कितने प्रतिरोध हैं? 5 ओम लूप 1 में है, 2 ओम लूप 1 में है ना? अब बीजगणितीय योग करो। बीजगणितीय योग में क्या दिखाया है? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो IR पॉजिटिव आएगा। चलो देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? देखो खटाखट, सेम डायरेक्शन में है। IR का मतलब 5 क्लियर हो गया? IR पॉजिटिव, बस इतना से दिमाग लगाना और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। 2 इसमें देखो, ये भी सीमा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग 2 × I1 पॉजिटिव हो गया सब। धारा एवं प्रतिरोध, 2 ही प्रतिरोध थे, इससे धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर। अब आ जाओ, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सेल एक ही लग रहा है, सेल में आप किधर जा रहे हो? आपका पथ किधर जा रहा है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। और जब आप सेल में ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव, तो 12 वोल्ट पॉजिटिव। ये लो सब, एक इक्वेशन आ गई, क्लियर है ना? अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन की तैयारी करें। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा लूप लेना पड़ेगा।
ये लूप 2 उठाओ, ठीक है। लूप में डायरेक्शन और पाथ आपको चूज करना, आप चूज कर लीजिए जो भी आपकी इच्छा हो, है ना। अगर आप अगेन क्लॉकवाइज लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब इस बार एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, है ना। आपके जचे जैसे लो, मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो अब आपने लूप 2 की डायरेक्शन क्या ले ली, एंटी क्लॉकवाइज ले ली, है ना। तो लूप 2 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना। ये अपन ने दिखा दी सब, लूप 2 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है साहब। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, उसका कोई एतराज यहां पर है नहीं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज ले ली। अब लूप 2 में थोड़ा सा दिखना चाहिए प्रॉपर, में रेड की जगह कुछ ये ले लेता हूं ना। लूप 2 में देखो कितने रेजिस्टेंस है इसमें, 2 ओम 3 ओम। 2 ओम उसमें आ गया, उससे मुझे मतलब नहीं है, वो इसमें भी है ना। 3 ओम वो तो इसमें है ही। तो पहली बात तो कोई रेजिस्टेंस कॉमन हो तो लूप 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, उसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए सब, यहां पर देखें आप इस जगह पर, चलो वो ले लें, पहले इधर ले लें। ये देखो धारा एवं प्रतिरोध का गुणन बीजगणितीय योग करना, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। एक ही डायरेक्शन में है दोनों, व्हाइट और ब्लू दोनों एक सेम डायरेक्शन में। पथ की दिशा और धारा एक ही दिशा में हो तो धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय, धारा कितनी I1, प्रतिरोध कितना 2, पॉजिटिव होगा। चलो सब 2I1 पॉजिटिव होगा सब, वो दिख रहा है आपको भी, है ना। चलो सब समझ में आ गई बात। ये रहा, इसमें देखो साहब धारा नीचे की ओर है, आपका पथ ऊपर की ओर है। अगर धारा व आपका पथ एक दिशा में नहीं है, एक दिशा में तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, तो ये दूसरे को तो छोड़ ही दो ना भाई। एक दिशा में तभी पॉजिटिव होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो दूसरा विपरीत होगा, और क्या। तो कहने का मतलब आप इसको याद रखो, एक दिशा में तो पॉजिटिव बस, अपोजिट में तो नेगेटिव। तो यहां धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल नेगेटिव होगा। बीजगणितीय योग करना है, कौन सा चिन्ह लगाओ, नेगेटिव। आई बोलो, धारा कितनी है I माइनस I1, प्रतिरोध 3 ओम है ना, ये प्रतिरोध 3 ओम, क्लियर। धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग हो चुका है। ये किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। अब सेल में आ जाओ। सेल में देखो, नीचे से ऊपर जा रहे हो आप, नीचे से ऊपर जाने का मतलब आप ऋणात्मक से धनात्मक जा रहे हो। सेल में भी एक ही याद रखो, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव तो ई पॉजिटिव, और उल्टा तो फिर ई नेगेटिव, खत्म। उसमें भी 2 याद है, इसमें ये याद रखो, उसमें याद रखो। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ई धनात्मक, है ना। यानी नेक्स्ट में कराऊंगा तो 2 ही लिखूंगा बस, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका उल्टा हो जाए तो नेगेटिव से मतलब। तो सब +6 वोल्ट है ना, एक ही डायरेक्शन में। इसको रिपेयर करो सब, तो इसको रिपेयर करूं -3I, भाई आई पहले लिख दूं ना, क्योंकि उसमें भी आई पहले है, तो आई पहले लिखो, -3I माइनस माइनस +3I1 और 2I1, यानी प्लस का 5I1 प्लस का 5I1 इज इक्वल टू 6। एक बार और चेक कर ले, इसमें अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप सवाल को एंड में ले जाएंगे और उलझ जाएंगे, फालतू परेशान हो जाएंगे। ऐसे यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक बार खटाखट चेक कर लो, -3I माइनस माइनस +3I1 और 2I1 5I। अब ये इक्वेशन नंबर 2, बस अब 1 और 2 को सोल्व कर लो,
1 2 को सोल्व करते आंसर आ जाएगा, खत्म। तो साहब 1 और 2 को सोल्व करने के लिए अपन 1 को तो मल्टीप्लाई कर दें 3 से और 2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 5 से 15 ही हो गया और ये -15 ही हो गया क्योंकि ये 5 से मल्टी है, तो आई तो खत्म। अब आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6 I1। चलो इसको 5 5 25 6 I1 और 25 I1, 6 और 25 कितना हुआ 31 I1। क्लियर, इज इक्वल टू, इसको आप 3 से मल्टी तो भारतीय 36 और इसको 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 कह रहे हो आप, तो 36 और 30 66 है ना। दोबारा एक बार और चेक कर लो खट से, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 दूनी 6, इसको मल्टीप्लाई करना है 5, 6 और 25 31, ठीक है, लेफ्ट साइड तो सही होगी। भारतीय 36, 3 से मल्टीप्लाई करना और 6 पंजे 30, 36 30 66। अब देखो सब, I1 इज इक्वल टू 66 बटा 31 एम्पियर। ये लो सब, क्लियर। यानी I1 किस में है, 2 ओम में, ये I1 धारा थी, तो 2 ओम में धारा का मान कितना आया 66 बटा 31 एम्पियर, एग्जैक्ट, कोई टेंशन नहीं है। अब इस 66 बटा 31 I1 इसको रख दो आप इक्वेशन 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, 1 से है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा पर अब क्या करें, 5i प्लस 2 I1 की वैल्यू, ये देखो 2 I1 की वैल्यू कितनी है 66/30। अब कुछ नहीं करना साहब, अब तो आपको बस ये जोड़ भाग की गुणा भाग करना है ना। अब उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो वो लग सकता है। ये 12, इसको उधर शिफ्ट करें, माइनस है ना, इसको उधर शिफ्ट करा तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1 है ना, फिर 6 दूनी 12 और 1 13, ये 132 हो गया अपॉन 31। ये सब 5i इज इक्वल टू, ये 31 एलसीएम ले लेंगे आप है ना, 31 को 12 से मल्टीप्लाई करो, दिखाना पड़ेगा ना मेरे को क्योंकि 31 मल्टीप्लाई बाई 12 है ना, सवाल अब बीच में फंस जाएगा नहीं तो ये हो गया सब 12, भारतीय 36 और 1 37, 372, इसमें से 132 आपको लेस करना है, तो 372 132 लेस करना है, तो 0 4 और 2, यानी ये हो गया 240 अपॉन 31 है ना, 240। अब इसको 5 से कैंसिल कर दें तो i इज इक्वल टू 5 से कैंसिल करूं मैं इससे, तो ये यूं लिख दूं 240 अपॉन 31 डिवाइडेड बाई 5 है ना, ये सब 5 चौक 20 है ना, और 8 पंजे 40, यानी 48 बटा 31 एम्पियर। ये लो साहब, 5 ओम में धारा कितनी है 48 बटा 31 एम्पियर। हर जगह जो आपने 3 क्वेश्चन पूछे थे, आपने पूछा था 5 ओम में धारा बताओ, बता दी, आपने पूछा 2 ओम में धारा बताओ, 2 ओम में धारा बता दी है ना, क्लियर। 2 ओम में धारा का मान ये निकाल दिया हुआ। अब 3 ओम में धारा, लास्ट फाइनल, 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा कितनी है साहब, I माइनस I1 है, ये देखो दिख रही है सामने, I कितनी, I रही आपके पास, ये रही 48 बटा 31, नीचे ले लेता हूं ना, खट्टा खट, बस अब कुछ नहीं बचा, फाइनल I माइनस I1 इधर ले लेता हूं है ना, नीचे की तरफ, ताकि I कितनी 48 बटा 31 माइनस I1 66 बटा 31 है ना,
48 में 66 घटाओ आप तो ये कितना बचता है? 48 से 66 66 48 है ना। यहाँ करूँ कहीं ना कहीं जगह मिले तो मेरे को 48 है ना। तो 8 दूनी 16 6 1 16 आ जाएगा ना। 16 है 16 कहाँ रहा? 8 18 आ रहा है ना। ये आ गया साहब -18/31 एम्पियर आई माइनस है। तो साहब 3 ओम में कितनी धारा है? -18/31 एम्पियर। तो साहब किरचॉफ के नियम को लगाकर पहले नियम से धारा का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, दूसरे नियम से धारा का मान बता देते हैं। लास्ट में एक बात और देखो, इस नियम की खूबी देखो कि इसने I1 पॉजिटिव दिखाई, I पॉजिटिव दिखाई, I पॉजिटिव दिखाई, इसका मतलब 12 वोल्ट का सेल वास्तव में धारा दे रहा है। I1 मैंने A से B की ओर दिखा रखी है, वास्तव में धारा A से B जा रही है। लेकिन 3 ओम में धारा -18/31, तो इसने कह दिया कि ये धारा नीचे जा नहीं रही है बल्कि 6 वोल्ट का सेल भी धारा दे रहा है, दिशा विपरीत आ रही है अपनी। तो इसने ये भी चेक करके बता दिया कि आपने धारा इसको मैं बोल दूं, कुछ और बोल दें ना, 1 मिनट मिटा के 2 सेकंड का काम है, बस उस समझाने के लिए इसको मिटा देता हूं। पहले मैं ये यूं बता रहा है आपको कि आप की धारा L से M है ना, वो नहीं सही नहीं है, ठीक है, आपका आंसर तो सही है, लेकिन उसे चेक करके बता दिया कि ये धारा L से M नहीं है, क्योंकि -18, ये धारा M से L है, यानी 6 वोल्ट का सेल भी धारा दे रहा है। तो सब प्रथम नियम और द्वितीय नियम इतने दमदार नियम है कि जब आप इनको लगा दो तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता। कल नेक्स्ट जो अपन लेक्चर लेंगे उसमें जितने भी सर्किट होंगे कल एक लेक्चर में ले लूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम कवर के लिए, बाकी फिर मैं वापस टॉपिक पे आ जाऊंगा ना। तो बच्चों बस आज इतना ही, और आपको डिटेल जाननी है, क्वेश्चन जानने हैं, सॉल्यूशन जानने हैं, लाइव आना है, जैसा भी है ना, तो आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करें जिसका कोई हिडन चार्जेस नहीं है ना। आप कंफर्टेबली इसमें करो और हमारी सेवाएं फ्री में लें। थैंक यू वेरी मच।